हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम अपने इस चैनल से एमपीपीएससी मेंस में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की क्लास काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। और एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स में हमने जो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था वो लेक्चर था टैक्सेशन को लेकर के। तो भारत में जो कर प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम है, वो किस प्रकार का है, टैक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो कराधान जो टॉपिक था ये लास्ट लेक्चर में पूरा नहीं हुआ था, और आज का जो लेक्चर है वो उसी के आगे का लेक्चर है। और कराधान का जो लास्ट लेक्चर यदि किसी ने नहीं दिया देखा है तो वो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स की, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के पहले आपको जो लास्ट लेक्चर है टैक्सेशन सिस्टम का उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे क्या, कर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। भारत में जो भी कर लगते हैं वो आखिर कर कितने प्रकार के लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से टॉपिक। तो भारत में जो कर प्रणाली है उसमें जितने भी कर लगाए जाते हैं, बेसिकली उन करों को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कर के अंतर्गत दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहली बात तो क्या होता है, कराघात यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और दूसरा क्या होता है, करापात यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। कराघात से मतलब ये हो जाता है कि टैक्स का तात्कालिक बर्डन, तात्कालिक बोझ किस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, और तात्कालिक बोझ किसका? कर का। कराघात ये बताता है कि अंतिम रूप से किसने टैक्स पे किया है, अंतिम रूप से टैक्स पेयर यानी किस व्यक्ति की जेब से पैसा निकला है। तो यदि डायरेक्ट टैक्स की हम घटना देखें, यानी प्रत्यक्ष कर की यदि हम बात करें, तो प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होगा। यानी जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा उसी की जेब से ही पैसा निकलेगा, यानी वही व्यक्ति कर पे करेगा। दूसरी बात करें हम इनडायरेक्ट टैक्स की, अप्रत्यक्ष कर की, तो यहाँ पर कराघात और करापात दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। कराघात किसी एक व्यक्ति पर, यानी कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, जबकि उसे भरने का जो दायित्व है वो किस पर है, वो किसी और पर आ जाता है, यानी जिस पर कर लगाया जा रहा है वो किसी दूसरे को शिफ्ट कर देता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सपोज हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में यदि किसी की इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, सपोज अभी हम ले लेते हैं कि इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है, ठीक है, या 10 लाख रुपए इनकम है, चलिए 10 लाख रुपए हमने इनकम ले ली। तो 10 लाख रुपए पर 30% के हिसाब से जो कर लग जाएगा वो 30,000 रुपये टैक्स जमा करना है। और सपोज ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सपोज ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी इनकम, एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, तो उस पर 30% के रेट से 30,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो कराघात इसी व्यक्ति पर हुआ है, यानी कर का जो तात्कालिक बोझ है 30,000 रुपये का ए पर ही आया है, और ए की जेब से ही 30,000 रुपये जा रहे हैं, तो करापात भी अंतिम रूप से किस पर हुआ है, ए पर ही हुआ है। यानी जो टैक्स पे करना है उसे अपनी ही जेब से करना है, क्योंकि इनकम भी उसी की है, वो किसी और के ऊपर ये टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर आ रहा है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही व्यक्ति भरेगा। तो हम डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स के कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब दूसरी बात करें हम किसकी,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सपोज डोमिनोज की बात करते हैं हम। डोमिनोज डोमिनोज पर डोमिनोज एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट डोमिनोज के ऊपर, डोमिनोज पर क्या होगा, 5% जीएसटी लगाएगी। यानी कराघात किस पर हो गया, डोमिनोज पर हो गया। ठीक है, डोमिनोज ने 100 रुपये का यदि पिज़्ज़ा बेच रहा है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि इस पर 5 रुपये आप हमें टैक्स के रूप में देंगे। ठीक है, तो कर का तात्कालिक बोझ यानी उस 5 रुपये का तात्कालिक बोझ डोमिनोज पर आ चुका है। डोमिनोज दे देगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो ये करेगा कि ये जो कर का तात्कालिक बोझ है ये किसी कंज्यूमर पर यानी उपभोक्ता पर यानी कस्टमर पर, किसी ने भी पिज़्ज़ा मंगाया, सपोज ये जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति, इसने पिज़्ज़ा मंगाया तो ये डोमिनोज इससे कितने रुपए लेगा, 105 रुपये लेगा। तो पिज़्ज़ा तो 100 रुपये का ही था, 5 रुपये डोमिनोज ने उससे ये जो गवर्नमेंट को दिए हैं, ठीक है ना, उसके ले लिए। तो डोमिनोज ने शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, कर को शिफ्ट कर दिया। तो कराघात फिर से किस पर हो गया, फिर से ए पर ही, सॉरी करापात यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अंतिम रूप से वो जो 5 रुपए हैं वो किसकी जेब से जा रहे हैं, ए की जेब से ही जा रहे हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमर्शियल टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर कर जो लगाया जा रहा है वो किसी ना किसी फर्म के ऊपर लगाया जाता है, किसी एजेंसी पर लगाया जाता है, किसी कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन उसे भरने का अंतिम रूप से दायित्व क्या होता है, किसी कंज्यूमर पे आ जाता है। कंपनी उसे शिफ्ट कर देती है, क्योंकि कंपनी शिफ्ट कर सकती है उसको, आप मना नहीं कर सकते कि मैं 5 रुपये नहीं दूंगा पिज़्ज़ा के, तो कंपनी बोल देगी ठीक है मत खाओ पिज़्ज़ा, ठीक है, लेकिन चूंकि पिज़्ज़ा खाना है आपको तो 5 रुपये आपको उस टैक्स के देना ही पड़ेंगे। यदि आप सिनेमा हॉल जाते हैं और फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो यदि 100 रुपये का टिकट है तो आप यदि फिल्म का टिकट देखेंगे तो उस पर जीएसटी लग जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो जीएसटी यहाँ पर नहीं दूंगा। और जब फिल्म टैक्स फ्री होती है, जब फिल्म टैक्स फ्री होती है तो उसमें जो जीएसटी होता है, जीएसटी माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो टिकट की ओरिजिनल रेट है वो तो लगेगा ही से। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कराघात जो रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी फर्म या किसी कंपनी के ऊपर होता है, और करापात यानी अंतिम रूप से जो कर का बोझ आता है वो कंज्यूमर या कस्टमर पर ही आता है। तो दो ही प्रकार के कर हैं, कौन कौन से, कराघात और करा सॉरी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अब हम बात करते हैं कर के जो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स की विशेषताएं देख लेते हैं कि आगे जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। डायरेक्ट टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आपसे 3 मार्कर में लिखने को आ सकती है। तो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से लिख दीजिए कि ऐसा कर जिसमें कराघात और करापात की प्रक्रिया या कराघात और करापात का बिंदु एक ही व्यक्ति होता है, अर्थात कर का तात्कालिक बोझ और अंतिम बोझ एक ही व्यक्ति पर आता है। ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण आयकर, निगम कर, उदाहरण हम आगे और भी देखेंगे और उदाहरण जरूर डालना है आपको उसमें, ठीक है। चलिए प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं आपसे कहना चाहिए, जो आपका शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट नोट उस 5 नंबर वाला, उसमें पूछने में आ सकता है, या लॉन्ग आंसर में भी पूछने में आ सकता है। प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं, या उसको ये भी बोल सकते हैं हम कि प्रत्यक्ष कर के लाभ, दोनों ही बातें। लाभ पूछने में आए तो भी यही आंसर लिखना है, विशेषता पूछने में आता है क्योंकि इसकी विशेषता उसका लाभ है। पहली बात क्या करें, पहला लाभ क्या है, ये कर क्या होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं, जस्टिफाइबल होता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो कर न्यायपूर्ण तरीके से ही लगाया जाता है, फिर भी न्यायपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की कराधान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। कुल मिलाकर के जो लोग
कर देने लायक स्थिति में नहीं है उनसे कर नहीं लिया जाता। जैसे ये स्लैब है इनकम टैक्स का 24-25 के लिए, तो 3 लाख रुपए तक का टैक्स रेट क्या है, निल है। यानी 3 लाख रुपए तक की इनकम ये बोली गई है, ईयरली इनकम है ये, कि यदि कोई व्यक्ति है सारे डिडक्शन के बाद यदि उसकी इनकम 3 लाख रुपए आ रही है तो उससे कर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यदि 3 से 7 लाख रुपए में है तो कर का रेट केवल 5% रहेगा। 7 से 10 लाख में है तो 10% रहेगा, ऐसे बढ़ते हुए। यानी जिसकी जितनी क्षमता, अब यदि 15 लाख से ऊपर है तो फिर क्या कर रहे हैं, 30% का टैक्स रेट आ रहा है, क्योंकि 15 लाख को ये माना जाता है कि भाई 15 लाख एक अच्छी इनकम होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये न्यायपूर्ण है, व्यक्ति की कराधान क्षमता जैसी है उसके हिसाब से लगा दिया जाता है। दूसरी बात, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, लोचदार होते हैं। जब भी बजट आता है, बजट में जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन बड़े आराम से कर दिया जाता है। जैसे 2000 इनकम टैक्स का 2023-24 का स्लैब और 2024-25 का जो स्लैब है, इसके यदि हम कंपैरिजन देखें तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि 23-24 में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है 24-25 में, उसे बढ़ा दिया है और 6 की जगह क्या कर दिया है, 7 लाख कर दिया है। यानी कि अब 3 से 7 लाख तक 5% रहेगा, तो यहाँ लोगों को फायदा हो गया है। फिर 6 से 9 लाख रुपए तक का 10% था, तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, 7 से 10 लाख, यानी कि वो टैक्स की रेंज बढ़ा दी है। तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स यानी निगम कर, ये पहले 30% हुआ करता था, कोविड में इसको घटा करके 25% कर दिया है। तो प्रत्यक्ष कर कैसा होता है, लोचदार होता है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि जनता को लाभ देना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, निश्चितता का गुण होता है। देखिए, निश्चितता का गुण से मतलब ये हो जाता है कि जैसे मुझे मालूम है कि यदि मेरी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो मैं 30% का टैक्स मुझे देना है। तो निश्चितता से मतलब क्या है, कोई व्यक्ति, उसे पता होता है कि उसे कितना परसेंट टैक्स देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं होती। निश्चितता का गुण, यदि आप जीएसटी में देखने के लिए जाएंगे तो जीएसटी में टैक्स के स्लैब बहुत सारे होते हैं। हम जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमको पता भी नहीं होता कि हम कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं। नेक्स्ट, करदाता को कर भरते समय कर की पूर्ण जानकारी होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कर की उसे क्या रहेगी, पूर्ण जानकारी रहेगी, और इसलिए इसमें क्या होता है, निश्चितता का गुण रहेगा, बार बार नहीं बदला जाता है उसको। नेक्स्ट, इसे वसूल करने में राज्य को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। देखिए, वसूल करना, वसूली करना मतलब कौन कर की वसूली करेगा, इनकम टैक्स यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की जो वसूली करता है वो कौन करता है, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, प्रत्यक्ष कर विभाग, वो करता है। उसी डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आ जाता है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, इसलिए इनके कर्मचारियों की संख्या कैसी है, बहुत कम है, तो उनको सैलरी देना ये सब कैसा है, कम है। इसलिए इसको वसूल करने में ज़्यादा समय, लोगों के घर घर जा करके उसको नहीं बोलना पड़ता है, ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा है, तो सरकार को ऑटोमेटिकली टैक्स आ रहा है। तो वसूल करने का अर्थ क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू उसे वसूल करती है। नेक्स्ट, करदाता को कर भरते समय कर की पूर्ण जानकारी होती है। ये थोड़ा रिपीट हो गया, पिछली बार हमने देख लिया था, पूर्ण जानकारी रहती है। नेक्स्ट, ये समाज में आर्थिक समानता को लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। देखिए, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करने से मतलब ये है कि समाज में जो गरीब वर्ग है या जो कमजोर वर्ग है, ठीक है ना, इससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा समाज में जो सक्षम वर्ग है, उस सक्षम वर्ग से ही टैक्स लिया जा रहा है, उसका भी टैक्स का रेंज मैंने आपको बता दिया है। उनसे टैक्स लेकर के क्या करते हैं, इनसे टैक्स लेकर के, और कमजोर वर्गों के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारी
सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं चलाती है और उन कमजोर वर्गों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये आर्थिक समानता को लाने का प्रयास किया जाता है इससे। नेक्स्ट, नागरिक चेतना उत्पन्न करते हैं। लेकिन नागरिक चेतना से मतलब ये हो जाता है कि जो टैक्स पेयर होता है, जिसकी जेब से टैक्स जाता है, वो क्या होता है, सचेत रहता है कि भाई यदि मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ तो मेरे टैक्स का यूज ऐसा तो नहीं सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए कर ले। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी करप्शन की घटना होती है, भ्रष्टाचार की घटना होती है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, कहीं कोई पुल गिर गया, कहीं कुछ सड़क टूट गई, कुछ भी इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो सोशल मीडिया पे जो जिन्होंने इनकम टैक्स भरा है वो एकदम चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये क्या तरीका है, हमारे टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं तो इसलिए देते हैं कि देश की जनता को सुविधा मिले, देश का विकास हो, और हमारे टैक्स का दुरुपयोग करके उसको में करप्शन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो ये चूंकि व्यक्ति की जेब से जाता है उसे अलग से ही देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो देते समय आपको पता नहीं होता है कि आप टैक्स देते हैं। जैसे 100 रुपए का आपने पिज्जा खा लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स दे दिया आपने, लेकिन यहाँ टैक्स आपको अलग से देना पड़ता है। इसलिए वो नागरिक चेतना उत्पन्न कर देता है और लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेरे टैक्स से आप गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या काम कर रहे हो, आरटीआई लगाते हैं लोग। नेक्स्ट, तो ये थे प्रत्यक्ष कर के लाभ या प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं। दूसरी बात, नुकसान। ठीक है, कर के दोनों रूप होते हैं। ठीक, अच्छा भी होता है और उसका कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि एवल एस्पेक्ट भी होता है, बुराई का पक्ष भी होता है। पहली बात क्या है, व्यक्ति इनका भुगतान ईमानदारी से नहीं करते और सभी लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो क्या बताई मैंने आपको, 3 लाख। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि उनकी इनकम 3 लाख से कम दिखे, हर तरीके का डिडक्शन ले लेते हैं। रिटर्न की फाइलिंग करते समय सारे कहना चाहिए कि जितने भी दाव पेच हैं सब यूज़ कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जा करके सलाह ले लेते हैं और पूरा पूरा प्रयास ये करते हैं कि 3 लाख से नीचे रहे। 3 लाख से यदि ऊपर आती है तो उनका पूरा प्रयास होता है कि भाई 6-7 लाख से नीचे हो जाए। अब जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, सरकारी कर्मचारी होता है, तो सरकारी कर्मचारी तो अपनी इनकम नहीं छुपा सकता, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग होते हैं या जो छोटा मोटा व्यापार कर रहा है तो वो क्या कर देता है, वो अपने हिसाब से रिटर्न सबमिट कर देता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, टैक्स एवेजन यानी कि कर की चोरी का इसमें प्रयास बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, इनका संपूर्ण विवरण तैयार करना तकनीकी रूप से कठिन है। एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यदि ये बोल दिया जाए ऑनलाइन है, उसकी कोई फीस नहीं होती है। आप यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न का उसमें फॉर्मेट खुल जाता है, लेकिन उसका फॉर्मेट आप यूं ही नहीं भर सकते जब तक कि आपको इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं, बहुत सारे क्लॉज। और यदि आप कुछ भी गलत भर देते हैं तो वो आप ही की जिम्मेदारी होती है कि आपने गलत भर दिया। तो वो इतना टेक्निकल होता है कि पूरा विवरण क्या है, टेक्निकली क्या है, काफ़ी टफ है। तो कहीं ना कहीं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता लेनी पड़ जाती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जब इनकम टैक्स का 31 जुलाई का जो लास्ट टाइम आता है उस समय सीए बहुत व्यस्त होते हैं, वो उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा उस समय होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं उनको टैक्स भरने के लिए, टैक्स अमला करना चाहिए, रिटर्न फाइल करने के लिए। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष करों का भार ईमानदार व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने पूरी इनकम दिखा देता है, पूरी इनकम, तो वो ज़्यादा टैक्स पे कर देगा। जो लोग अपनी इनकम छुपा सकते हैं वो क्या करते हैं, इनकम छुपा लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, जो ईमानदार है, जो अपनी इनकम ईमानदारी से बता रहा है कि मेरी इतनी इनकम है, उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है, और जिसने अपनी इनकम छुपा ली चोरी से उसे कम टैक्स पे करना है। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार हर एक व्यक्ति के घर में जाकर के तो पूरा डेटा चेक करने से रही, ठीक है, कि भाई आप कितनी इनकम है आपकी, क्या है क्या नहीं है। इसलिए क्या है, ईमानदार व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ व्यक्तियों से ही लिए जाते हैं
अतः सरकार को अपनी आय के लिए कुछ व्यक्तियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत की जो जनसंख्या है वो आपको मालूम है 100 करोड़ के ऊपर है, और इनकम टैक्स पेयर हमारे देश में इस साल 2024 में यदि हम बात करें तो 7.5 करोड़ ही है। ये ज़्यादा है, मतलब पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। आज तक के सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो फाइल हुए हैं 7.5 करोड़, और भारत की जनसंख्या से इसकी तुलना करेंगे ना, बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के क्या है, डायरेक्ट टैक्स के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को कुछ लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ही जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स में केवल और केवल जो कंपनी होती है उसका जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है वो। तो हर एक व्यक्ति तो कंपनी चला नहीं रहा है, और ना ही हर एक व्यक्ति इतना प्रॉफिट कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ व्यक्तियों पर ही लगाए जाते हैं, सब पर आप नहीं लगा सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पर लग जाता है। नेक्स्ट, एक निश्चित सीमा से कम आय वाले लोग इसमें मुक्त रहते हैं, जो नैतिक रूप से उचित नहीं है। ये जो कर होता है एक्चुअली, जैसे कि हम इनकम टैक्स की यदि बात करें, प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली जो कर होता है वो इनकम टैक्स रहता है। वो क्या है कि ये बोल देता है कि भाई जो कमजोर वर्ग है उससे हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो सक्षम वर्ग है उससे टैक्स लेंगे। अब सक्षम वर्ग में बहुत बड़े बड़े कहने चाहिए लोग रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया। तो जो लोग सक्षम वर्ग के लोग हैं उनको ये लगने लगता है कि क्या हमने पैसा कमा करके कोई मतलब गलत काम कर दिया है कि आप हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, और हमारा टैक्स लेकर के आप गरीबों में निःशुल्क रूप से बांट रहे हैं। तो वो फिर ये बोलने लगते हैं कि ऐसे में तो जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया मजे में फ्री का उनको सब कुछ मिल रहा है और हमारे पैसों से ही मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में उतना ज़्यादा जस्टिफाइड लोगों को नहीं लगता। नेक्स्ट, अफसरशाही की समस्या। अफसरशाही से मतलब ये हो जाता है कि इनकम टैक्स में जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब जो उसके बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। हालांकि आजकल ऑनलाइन होने से समस्या ये कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है कि टैक्स के नोटिस आ जाना, टैक्स के नोटिस का आपको जवाब देना है, वो जवाब से डिससेटिस्फाई है, वो फिर से आपको नोटिस दे देंगे, ठीक है, कभी पेनल्टी लगा दी, कभी कुछ कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इसमें ही है, ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम तो ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, तो ये क्या था, ये था प्रत्यक्ष कर के नुकसान। तो दोनों ही चीजें हैं, प्रत्यक्ष कर के लाभ और नुकसान, पॉइंट वाइज आपको याद कर लेना है, तो उदाहरण के साथ लिखते जाना है आपको। चलिए अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं जो इंडिया में चल रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, इनकम टैक्स। यदि आपसे इनकम टैक्स की डेफिनेशन लिखने में आ जाए तो ये आप लिख देना, क्या, किसी व्यक्ति विशेष की शुद्ध वार्षिक आय। शुद्ध का मतलब ये हो जाता है कि एक तो होती है ग्रॉस, उसके बाद उसमें डिडक्शन होते हैं। जैसे कि आपने LIC इंश्योरेंस कुछ ले रखा है तो वो कट जाएगा उसमें से, बच्चों की फीस है वो उसमें डिडक्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे डिडक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से डिडक्शन दे देती है। तो वो सारे डिडक्शन को काटने के बाद फिर क्या बचता है, शुद्ध वार्षिक आय, जो कि गैर कृषि आय हो। यानी इनकम टैक्स केवल नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर ही लगता है, कृषि से जो आय अर्जित है उसे इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है। तो गैर कृषि आय हो उस पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। तो यदि डेफिनेशन पूछने में आती है तो यहाँ से डेफिनेशन लिख देना है आपको। आयकर सबसे पहले कब लगाया गया था, 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन जो थे, और जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है। आयकर का जनक, बजट का जनक दोनों कौन है, सर जेम्स विल्सन। चलिए नेक्स्ट, दूसरा डायरेक्ट टैक्स क्या है, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। निगम कर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ जैसे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, अभी कौन सा चल रहा है 24-25, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी या निगम के द्वारा उसके व्यापार से प्राप्त हुए शुद्ध वार्षिक आय पर लगाए जाने वाला कर। तो शुद्ध वार्षिक आय शब्द क्या आ रहा है, शुद्ध वार्षिक आय, आप उसको बोल सकते हैं कि ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये कंपनी का प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेती है गवर्नमेंट। सपोज कोई कंपनी है,
जैसे कि सपोज इन्फोसिस की यदि हम बात करें, इन्फोसिस की, तो मुझे ऐसा ध्यान है कि ये जो 2300 उसमें इन्फोसिस का लगभग प्रॉफिट 16,200 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, एनुअल प्रॉफिट ऐसी कुछ 26,200 करोड़ रुपए के आसपास एनुअल प्रॉफिट रहा है। ठीक है। अब जो कॉरपोरेशन टैक्स है ये प्रॉफिट पर लगता है। देखिए, एक तो होता है टर्नओवर, टर्नओवर पर टैक्स नहीं लगता। टर्नओवर से मतलब सारे खर्चे से निकालने के बाद फिर जो आपका प्रॉफिट बचता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? शुद्ध लाभ। जैसे मैंने कोई सामान 10 रुपए में खरीद करके 12 रुपए में बेच दिया तो मेरा शुद्ध लाभ 2 रुपए का हो गया। तो ऐसे ही ये शुद्ध लाभ है। तो शुद्ध लाभ जैसे इन्फोसिस का अभी का रहा है शायद 26,200 करोड़ रुपए। तो इस समय 25% रेट है किसका? कॉरपोरेशन टैक्स का। तो कॉरपोरेशन टैक्स लग जाएगा 25%, यानी इसका एक चौथाई हो गया। तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए इन्फोसिस को क्या करना पड़ेगा? इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में, निगम कर के रूप में। सेंट्रल गवर्नमेंट की आय का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? डायरेक्ट उसमें कॉरपोरेशन टैक्स है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से मतलब होता है कोई भी कैपिटल एसेट हो, कोई भी पूंजी, पूंजी में जैसे जमीन होती है या कहना चाहिए स्टॉक मार्केट में रखे हुए शेयर्स होते हैं, तो ये पूंजीगत संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है ना, कैपिटल एसेट्स कहलाती हैं। इनको यदि आपने बेचा तो बेचने से प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं, 100% प्रॉफिट होगा। जैसे आपने कोई जमीन है, ठीक, जमीन हमने खरीदी 20 लाख रुपए में, ठीक है, जमीन है 20 लाख रुपए में खरीदी और उसको 2-3 साल के बाद हमने उसको 30 लाख रुपए में बेच दिया, तो 10 लाख रुपए का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल गेन माना जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो ये आपने कोई सिक्योरिटी बेची, शेयर बेचा, मकान, जमीन, ऐसी संपत्तियां जिनका रेट बढ़ना ही है, तो वो जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, वो जब आप प्रॉफिट में बेचेंगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, ये दो तरीके से होता है और इसमें 1 साल से कम और दूसरा होता है 1 साल से अधिक। ठीक है ना, 1 साल से कम में यदि आप बेचते हैं, 1 साल से पहले बेच देते हैं आप, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है वो। और 1 साल से ज़्यादा में यदि आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। अल्टीमेटली कैपिटल गेन टैक्स आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब वही है उसका कि कोई भी कैपिटल एसेट है और जब आप उसे किसी प्रॉफिट में बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी के नाम से इसको हम जानते हैं, प्रतिभूति लेन देन। अब देखिए, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना, शेयर, तो शेयर हम किसी ब्रोकर से खरीदते हैं। तो शेयर आपने परचेज किया, ठीक है ना, उसके बाद सेल किया, तो ये जैसा आप सेल करेंगे उसको, भले चाहे आप 10 रुपए का ही क्यों ना सेल करें, तो जैसे ही सेल करेंगे तो उस पर ये टैक्स लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभूति लेन देन कर। यानी आपने परचेज किया उसके बाद उसको सेल कर दिया, तो सेल करते समय उस पर टैक्स लग जाता है। बहुत कम इसका करना चाहिए, रेंज होती है 0.17 ऐसी कुछ होती है, ज़्यादा टैक्स नहीं होता है ये, लेकिन उस पर लगाया जाता है। किस पर? जब आप सिक्योरिटी बेचते हैं तो वो भले ही चाहे आप 10 रुपए की बेचें या 10 लाख की बेच दें, वो टैक्स लगेगा। वो क्या और कहलाता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, यानी जो व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है उसकी जेब से ही जाएगा। नेक्स्ट, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। ये देखिए क्या होता है, जो नगर निगम या नगर पालिका, क्या बोलते हैं इसको? हाउस टैक्स भी बोलते हैं एक्चुअली। कौन लगाता है? नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम, ये जितने भी होते हैं। तो नगर निगम का या नगर पालिका का एक सीमा क्षेत्र होता है। जैसे हमने बोला इंदौर नगर निगम, तो आप जैसे कभी किसी शहर में पहुंचते हैं तो जैसे आप इंदौर कभी आएंगे तो उस पर
यदि बाई रोड आएंगे तो बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा आपको, इंदौर नगर निगम सीमा प्रारंभ, वहाँ से इंदौर नगर निगम की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और फिर आप जब आप उससे बाहर निकलेंगे उस बोर्ड को यहाँ से जाते समय जब क्रॉस करेंगे तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इंदौर नगर नगर निगम सीमा समाप्त। तो वो जो नगर निगम की सीमा है उसके अंदर जितनी भी अचल संपत्ति है, यानी जो भी मकान है, मकान आपका रहवासी भी हो सकता है, साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसके ऊपर नगर निगम टैक्स लगाता है। तो जो उसका ओनर होता है, ठीक है, मकान मालिक होता है जिसके नाम पे वो संपत्ति छिड़ी हुई है नगर निगम में, तो जिसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री है, उसे वो टैक्स देना पड़ता है। बहुत नॉमिनल होता है, ज़्यादा नहीं होता है, साल भर में एक ही बार देना पड़ता है आपको, कभी 1000 रुपये दे सकते हैं, 2000 रुपये, वो फिक्स होता है। तो वो संपत्ति कर क्या रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स। और वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है नगर निगम के पास आता है, उसके बाद वो जो नगर निगम है वो उसका यूज़ करता है नगर के विकास के लिए, जैसे कि सड़क बनाना, सीवेज सिस्टम, ठीक है ना, लाइट वगैरह लगाना, पार्किंग सिस्टम, ये सब बहुत सारी चीज़ें नगर निगम के द्वारा की जाती हैं। तो ये कौन सा टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये कंप्लीट हुआ क्या आपका, ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में इससे बाहर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपसे पूछने में नहीं आएगा। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को लेकर के है। तो ये इसके पहले मैंने जो कराधान पढ़ाया था उसको ढंग से समझ जाइए, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, उसके बाद आप इनडायरेक्ट टैक्स ही समझ पाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपने मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।